गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आपका साहिल सिंह फिर से आपके लिए तैयार है आपके अपने चहीते चैनल एसएससीसी पे। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं BCC2 बीएड फर्स्ट ईयर में BCC2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन समकालीन भारत एवं शिक्षा, ये हम लोग को BCC2 में पढ़ना है। तो इसमें एक क्वेश्चन था जो कि 2021 में पूछा गया था। शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन था 10 मार्क्स 10 मार्क्स था हम लोग को करना। तो इसका मैं आज डिस्कशन करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु शिक्षा आयोग 1964-66 की संस्तुतियों का उल्लेख कीजिए। तो 64-66 में सबको पता हो कोठारी कमीशन लागू हुआ था, जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो मैं शुरू से चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो नोट्स है इसके बारे में दिखा दूँ। If you want to get a screenshot, then take it. मैं बारी बारी से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज को मैं आपके स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम पूरा इसे डिटेल करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले, इवन सिंगल सेकेंड। तो मैं आज़ादी के समय से ही कुछ पहले लेक्चर देना चाहता हूँ। तो आज़ादी प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अपने देश की ज़रूरतों और इच्छाओं के अनुसार उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सबसे पहले 1948 ईस्वी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसके बाद 1952 में 1952 में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के लिए माध्यमिक शिक्षा आयोग गठित किया गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधाकृष्णन आयोग, जिसके नाम जाना जाता है, ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के प्रसारण, संगठन व स्तर को ऊंचा उठाने संबंधी अपने ठोस सुझाव दिए, जिनमें से कुछ सुझावों के क्रियान्वयन द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार भी हुआ, परंतु वांछित उद्देश्य प्राप्त न हो सके। मतलब इसका कोई खास रिजल्ट नहीं हो सका। भारत सरकार ने इस पर काफ़ी सारे काम किए 1952 में ही, लेकिन उतना जो होना चाहिए, जिस तरीके से वो इच्छाएं थी, वो पूरा नहीं हो सकी। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा संबंधी नीतियां, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमान एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सुझाव एवं संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इस पर भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर संपूर्ण रूप से सोचने, समझने तथा देश भर के लिए समान शिक्षा नीति को निश्चित करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर डी एस कोठारी नाम था, डॉक्टर DS कोठारी 14 जुलाई 1964 को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ताकि दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करके मनुष्य
के व्यक्तिक व सामाजिक विकास की दिशा सुनिश्चित की जा सके। इस आयोग के इसके अध्यक्ष के नाम पर कोठारी आयोग भी कहा जाता है। आयोग में उस समय कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 5 विदेशी शिक्षा विशेषज्ञ भी शामिल थे। भारत सरकार ने 1964 में इस तरीके से इसे करना चाहा कि ताकि हमारी शिक्षा काफ़ी हद तक सुधर जाए, और काफ़ी हद तक सुधरी भी। आयोग का गठन होना बहुत ज़रूरी था कि हमारी शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी काफ़ी लीचर थी, धीरे धीरे सुधरा भी। आयोग के प्रतिवेदन में काफ़ी सारे काम किए गए, इसके विभाग भी बनाए गए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आ जाए। हमारे शिक्षा को एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में लिया गया। इसमें 5 सूत्रीय कार्यक्रम भी डाला गया। इसमें पहला था शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। सेकंड, शिक्षा द्वारा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास करना। फोर्थ, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना। फिफ्थ, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। अब शिक्षा द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना, तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से विज्ञान शिक्षा को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य किया जाए, इस शिक्षा का उपयोग उत्पादन कार्यों में किया जाए। इस तरीके से सुदृढ़ किया गया। हमारे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए भी शिक्षा भी जरूरी थी, इसलिए शिक्षा को कंपलसरी किया गया। राष्ट्र का आधुनिकीकरण करने के लिए भी जरूरी थी। देश के सभी बालकों 6 से 14 वर्ष तक के अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। छात्रों में प्रगतिशील होते वातावरण की ओर सचेत रहने की उत्सुकता पैदा की जाए। विज्ञान के इस युग में ज्ञान की तीव्रता तथा प्रसार की गति के साथ शिक्षा को भी गतिशील बनाने रखने का प्रयास किया जाए। और पॉइंट मैंने बोला था, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। इसमें था कि आयोग के अनुसार कई ऐसे काम किए जाएं जिससे छात्रों का नैतिक, चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास किया जा सके। शिक्षा में नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना करने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्रों को सामाजिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में महान व्यक्तियों जैसे बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे संतों और आदर्श चरित्रों की जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए ताकि बच्चे उसको देखकर अपना एक प्रतिरूप स्थापित करें और उनके जैसा फ्यूचर में भविष्य में बनने के लिए तत्पर तैयार रहें। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा द्वारा लोकतंत्रीय गुणों का विकास भी होना चाहिए। आयोग के विचार में लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही समाज में लोकतंत्रीय मूल्यों की स्थापना कर सकती है। अतः देश के नागरिकों में लोकतंत्रीय मूल्यों के विकास के लिए कई सारे सुझाव दिए गए। सबसे पहले बोला गया कि प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। विद्यालयों में समानता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, सहिष्णुता, भाईचारा तथा सहयोग की भावना का वातावरण उत्पन्न किया जाए। सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। प्रौढ़ शिक्षा का अधिक से अधिक प्रचार व प्रसार किया जाए। विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए जिससे बच्चों में लोकतंत्रीय मूल्यों में अथवा उत्पन्न हो तथा वे उस तरीके से अच्छे व्यवहार कर सके। पाठ्यक्रम में भी काफ़ी सुझाव दिया गया। पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए खाने व पहनने का कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद, सृजनात्मक कार्यक्रम को जोड़ा गया। प्राथमिक स्तर पर हमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में मातृभाषा का दर्जा दिया गया। व्यावहारिक गणित को सिखाया गया। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करवाया गया। समाज सेवा के बारे में भी अवगत करवाया गया। खेलकूद व व्यायाम से अवगत करवाया गया। जैसे जैसे बच्चे बढ़े
जैसे कि वो उच्च प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर पे पहुँचे तो उनमें हिंदी अथवा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामान्य अध्ययन, कला, शिल्प काम, समाज का सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा को लागू किया गया। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी अथवा कोई अन्य संघीय भाषा, कोई यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य सेवा, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा दी गई। उच्चतर माध्यमिक स्तर पे आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई 2 भाषाएं। तीसरी भाषा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 3 विषय को अप्लाई किया जाए। त्रिभाषा सूत्र का संशोधित स्वरूप किया गया। आयोग ने प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र में संशोधन कर उसे निम्नलिखित रूप में लागू करने का सुझाव दिया। मातृभाषा हो, संघ की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी हो, कोई आधुनिक भारतीय भाषा, कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो सिखाया जा सके। तो ये त्रिभाषा का सूत्र है। त्रिभाषा में 3 भाषा। पहला भाषा हो गया एक मातृभाषा जो कि क्षेत्रीय भाषा या कोई प्रादेशिक भाषा होगी। दूसरा भाषा होगी संघ की राजभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, और तीसरी होगी जो मॉडर्न लैंग्वेज होगा, जैसे कि यूरोपियन कंट्री में जो सबसे पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। जैसे आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको हिंदी का दर्जा नहीं मिला है, किंतु इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज, रशियन को दर्जा मिला हुआ है। तो इस तरीके से जिसकी मतलब रिक्वायरमेंट हो वर्ल्ड में, जिसकी डिमांड हो, उस एक भाषा, एक मातृभाषा वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में जो होगी, और एक संघ की राजभाषा जो हिंदी अथवा अंग्रेजी हो। इस तरीके से कोठारी आयोग में काफ़ी सारे चीज़ों का वर्णन है। कृषि शिक्षा के बारे में भी इसमें सिखाया गया है। तकनीकी शिक्षा से संबंधित भी बातें की गई है। तकनीकी शिक्षा के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाए तथा नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की जाए। आप सबको पता होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में, हमारे शहरों में कुकुरमुत्ता की तरफ फैली हुई हैं। लोग जब चाहते हैं जब जाकर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आईआईटी का एक क्रेज़ है, किंतु ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे आईआईटी कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आरक्षण लेकर एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे प्रोफेसर्स लोगों को, प्राध्यापकों को उनको सिखाने में बहुत तकलीफ़ होती है। जब वो किसी टेक्निकल वर्ड का यूज करते हैं तो उन बच्चों को काफ़ी समस्याएं होती है। तो और एआईसीटीई जो एक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग काउंसिल का जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इनसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एफिलिएशन होना चाहिए। लेकिन एआईसीटीई ऐसे संस्था है जो किसी भी कॉलेजेस को बिना किसी ठोस रिक्वायरमेंट को मान्यता दे देते हैं। वही आप एमसीआई का लेंगे, मेडिकल काउंसिल इंडिया, तो कॉलेजेस काफ़ी कम हैं और काफ़ी कम डॉक्टर्स बनते हैं। तो मेडिकल्स कॉलेज का क्रेज़ काफ़ी इंडिया में है क्योंकि उनकी सीटें काफ़ी कम है। वहीं देखा जाए इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें काफ़ी हैं क्योंकि कॉलेजेस भी काफ़ी हैं। तो इसके लिए जितने भी घटिया किस्म के कॉलेजेस हैं उन्हें बंद किया जाए। ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान, टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट द्वारा मान्यता प्राप्त हों। जो इंजीनियरिंग कॉलेज उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार किया जाए। इंजीनियरिंगों की कुछ शाखाएं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन शिक्षा के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली बीएससी पास छात्रों को चुना जाए। हर ब्रांचेज को अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए और थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल पर ध्यान दिया जाए। चाहे वो हमारे बीएड कॉलेजेस में भी है कि जो व्यावहारिक शिक्षा होती है वो ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, जो हमारे दिमाग में छप जाती है। जहाँ आवश्यकता हो पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। शिक्षकों को अपने अपने क्षेत्र के महानतम ज्ञान से अवगत कराया जाए ताकि वो
हर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दें और फैसिलिटी दें ताकि बच्चे को सीखने में कहीं समस्याओं से जूझना ना पड़े। वंचितों के लिए शिक्षा चुनौतियों और भावी योजनाओं के लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाएँ। जो हाशिएकरण पे जो है उनके लिए भी, जो अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, अत्यंत पिछड़ा हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मज़दूर हैं, जो कि अपने नीड्स रोटी कपड़ा मकान के लिए जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी सुझाव भी दिए गए, जिसमें कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड बनाया गया ताकि प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाए। कोठारी आयोग के सुझावों की संस्तुतियाँ का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं। इनमें बहुत सारे गुण थे, काफ़ी सारे अवगुण भी थे। इसके काफ़ी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे मैं अब अवगत करवाना चाह रहा हूँ। कोठारी आयोग ने केंद्र में सशक्त प्रशासनिक ढांचे और प्रांतों में समान प्रशासनिक ढांचे का सुझाव देते हुए शिक्षा की एक समान संरचना प्रस्तुत की है, जो लोकतंत्रीय भारत के लिए उत्तम सुझाव था और इससे देश की भावी शिक्षा में समरूपता आएगी। आयोग ने क्रमिक तथा समयबद्ध शैक्षिक नियोजन के आधार पर, वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर, राष्ट्रीय लक्ष्यों तथा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 20 वर्षों के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा योजना, माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाले 70% सामान्य बच्चों के लिए मध्यम स्तर की शिक्षा पूर्ण करने और इनमें से भी योग्य तथा सक्षम बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया जाए। आयोग ने समय की मांग को देखते हुए शिक्षा के अभिनव उद्देश्यों का निर्धारण किया तथा शिक्षा को उत्पादन व रोजगार पूरक बनाने हेतु शिक्षा का व्यवसायीकरण पर जोर दिया। इस तरीके से आयोग ने शिक्षक शिक्षा के संबंध में उपयोगी सुझाव तथा संस्तुतियाँ प्रस्तुत करके शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया है। आयोग ने शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने के लिए वेतनमान, पदोन्नति, कार्य एवं सेवा दशाओं आदि के विषय में महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ प्रस्तुत करके शिक्षकों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक तथा उन्नयन पर बल दिया। आयोग ने क्षेत्र की ज़रूरतों के अनुसार व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था करने, पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने तथा सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा प्रायोगिक परीक्षा पर जोर देने के लिए जोर दिया। देश के आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान शिक्षा की ज़रूरतों तथा उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान पर अधिक व्यय करने का सुझाव दिया। इन्हीं सुझावों के अनुपालन से हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में उन्नति करने के साथ ही अंतरिक्ष विज्ञान में भी आगे बढ़ रहा है। आयोग ने विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए राष्ट्रीय नामांकन नीति बनाने का सुझाव दिया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियों को दिए जाने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि विकलांग बच्चों की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और जनजातीय लोगों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधा दिए जाने की सिफारिश की ताकि वे भी सम्मान के साथ आगे बढ़ सकें। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया गया, जिससे इन सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा। पूरे देश में 10+2+3 जो अभी तक लागू है, 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के प्रयत्न शुरू हो गए और NCERT है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार किया, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, देश के आधुनिकीकरण हेतु विज्ञान, गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्य अनुभव को अनिवार्य किया गया। और कुछ प्रांतों में इस आधार पर प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की पाठ्यचर्या का निर्माण कर उसे चालू किया गया। कुछ प्रांतों में +2 पर अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए।
परंतु उनमें सफलता नहीं मिल सकी। उच्च शिक्षा में भी डिग्री कोर्स त्रिवर्षीय कर दिया गया। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक तकनीकी और प्रबंधन क्रिया के विस्तार के साथ साथ उसके उन्नयन के लिए ठोस कदम उठाए गए। साथ ही शिक्षा में सुधार हेतु शुरू हुए और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम को व्यापक बनाया गया। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए जो सुझाव दिए उनका अनुपालन भी शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का निर्माण भी इसी आधार पर हुआ। तो मैंने अपना विचार प्रकट किया, आप भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। कोठारी आयोग 1964-66 पे मैंने 1986 से इसे जोड़ने की कोशिश की। इसमें कुछ दोष भी थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मैं थोड़ा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणों के साथ हमें दोष भी देखने को मिलते हैं। इस नीति में शिक्षा की व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी, जो नहीं हुई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत बनाए गए प्राथमिक स्कूलों के भवन बहुत ही घटिया थे। इसके अलावे जो फर्नीचर अन्य शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की गई वह भी बहुत निम्न किस्म की थी। योग्य बच्चों को विकास के अवसर प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई थी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। जिनके लिए ये विद्यालय स्थापित किए गए थे वो इसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। और भी कई सारी खामियां हैं जो कि विद्यार्थियों ने उसका लाभ नहीं उठाया। आयोग की अधिकांश सिफारिशें क्या थी? आदर्शवादी और अव्यवहारिक हैं, जिनका क्रियान्वयन संभव नहीं है। आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा से संबंधित सुझाव भी विशेष उपयोगी नहीं है। आयोग ने बेसिक शिक्षा की पूर्ण रूप से अवहेलना की है। आयोग ने धार्मिक शिक्षा के विषय में कोई संस्कृत ना करके भारतीय धर्म और दर्शन की उपेक्षा की। संस्कृत को इसमें प्रायोरिटी ही नहीं दिया गया है। आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि के प्रयोग का सुझाव दिया है, जबकि रोमन लिपि में अनेक कमियां हैं। रोमन के स्थान पर हमारी देवनागरी लिपि की सिफारिश अधिक उपयुक्त होती। आयोग का प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का सुझाव आवश्यक है, क्योंकि इस स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो कोठारी आयोग के बारे में मैं इतना चर्चा कर चुका हूँ। अब इसका मूल्यांकन भी मैं कर लेता हूँ। किसी भी वस्तु, विचार अथवा क्रिया का मूल्यांकन कुछ मूलभूत मानदंडों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा एक सामाजिक प्रतिक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रतिक्रिया है, सब लोग जानते हैं। इससे संबंधित किसी भी विचार का मूल्यांकन समाज विशेष का तत्कालीन परिस्थितियों और भविष्य की मांग है। जिस प्रकार की ये प्रतिक्रिया होगी, सामाजिक प्रतिक्रिया होगी, इससे संबंध प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को ही जाएगा, और जो परिस्थितियाँ वर्तमान में होगी वो भविष्य में भी होगी, तो इसका सीधा असर हमारे समाज पे जाएगा। यदि आयोग की जितनी भी सिफारिशें हैं वो समाज से अव्यवहारिक होगी तो इसका गलत नतीजा हमारे समाज पे पड़ेगा। उसकी उपयोगिता के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन जो हो नहीं सका। इस आयोग के सुझावों का मूल्यांकन भारत की तत्कालीन 1965-66 की परिस्थितियों एवं उसकी भविष्य की मांगों के आधार पर करने का तो अब कोई औचित्य है ही नहीं। जैसे जैसे दिन बदलता गया, वर्ष आते गए, हमारी शिक्षाएं भी नीच किस्म की होती गई, क्योंकि जो यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन जो देश हैं, पश्चिमी सभ्यता है, वहाँ पे अत्याधुनिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से, टेक्निकल तरीके से शिक्षा दी गई, जो कि हमारे यहाँ उसकी कमी आज भी दिखती है। हमारे यहाँ तो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, किंतु जो प्रैक्टिकल जो बच्चों को मिलना चाहिए उसकी साफ कमी दिखती है, जो अभी तक दिख रही है। और ये तो 1964-66 की बात थी। उस समय तो समझ सकते हैं आप हैं कि कुछ कॉलेजेस जैसे IITs कॉलेजेस में ही, या कुछ ऐसे एम्स वगैरह हो गया मेडिकल कॉलेज में, या PMCH पटना या जिपमर, कुछ ही ऐसे कॉलेज थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, JNU, BHU, कुछ मात्र एक गिने चुने कॉलेज थे जो ऐसी शिक्षा दे पा रहे थे। बाकी सब कॉलेज सिर्फ नाम के थे, उनका कोई औचित्य ही नहीं बनता है। अतः हम उसका मूल्यांकन भारत की आज की परिस्थितियों और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया अब बदल चुकी है। तो मैं इस टॉपिक के साथ मैं आपको अलविदा कहना चाहूँगा। कैसा लगा मेरा ऑडियो?
कमेंट करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए साहिल सिंह टैनी को इजाज़त दें। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।